हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताता हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीन टॉपिक, पूरे चैप्टर के अंदर हमें तीन टॉपिक देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नंबर सेकंड आपका टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नंबर थर्ड प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलो आइए इनको देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्रोसेस होती हैं, क्या बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन होता है लिविंग, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक्स, डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब कि इस टेक्निक के अंदर हम डील्स करते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म के साथ में या फिर कुछ एंजाइम्स के साथ में, जो कि हम ऑर्गेनिज्म से हमने एंजाइम्स लिए हैं, उन एंजाइम्स के साथ में, और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाते हैं या फिर कोई प्रोसेस करवाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल होती है, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं या फिर लाइव ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं और उनसे कुछ प्रोडक्ट तैयार करवा रहे हैं जो प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिट हैं, जो प्रोडक्ट हमारे यूजफुल हैं। इन दिस सेंस, इसका मतलब क्या हुआ इस सेंस में, मेकिंग कर्ड, जो हमने दूध से दही बनाई थी वो माइक्रोब्स के द्वारा, उसमें भी लाइव ऑर्गेनिज्म का हमने यूज किया। लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया का ब्रेड बनवाने का काम करवाया, वाइन बनवाने का काम करवाया, वहाँ पे भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म यीस्ट का यूज किया। विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएट प्रोसेस, तो वो माइक्रोब्स के द्वारा की जाने वाली प्रोसेस थी। तो इसका मतलब ये हुआ वो भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकती हैं। तो कुड ऑल्सो बी थॉट एज फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ से सोच सकते हो आप कि जो वो भी प्रोसेस थी वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही थी। हाउएवर इट इज यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्शन सेंस टूडे। अब हम इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसके कुछ आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी के यूज हो रहे हैं वो कुछ रेस्ट्रिक्शन सेंस में हो रहे हैं, मतलब कुछ लिमिट सेंस के अंदर हो रहे हैं। टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि जीएमओ मतलब जेनेटिक कली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को हम चेंज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके करैक्टर को चेंज करा सकते हैं। जैसे कि आजकल की जो खेती होती है, आजकल देखते हो हम खेती में कि थोड़ी सी ज़मीन के अंदर ही हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाते हैं। वो किसके द्वारा ले पाते हैं? वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के द्वारा ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्लांट के अंदर अच्छे अच्छे जीन को फिट करके उनको मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिल पाए। टू अचीव द सेम ऑन लार्जर स्केल, तो बड़े स्केल पर उसी सेम प्लांट से उसको मॉडिफाई करके बड़े स्केल पर हम ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस, और भी अन्य प्रोसेसेस जैसे कि आपकी टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के अंदर क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मेल के स्पर्म को डालेंगे, फीमेल के ओवम को डालेंगे, उनको वहाँ पे दोनों को एक ट्यूब के अंदर एक उनके एक तरीके से फेवरेबल मीडियम के अंदर, फेवरेबल टेम्परेचर या एनवायरनमेंट के मीडियम में उसे हम रखेंगे और उनको वहाँ पे फर्टिलाइज करा के जायगोट बना के उसे फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम, वो भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली प्रोसेस है। या फिर सिंथेसाइजिंग ए जीन, एक नया जीन तैयार करवाना, ठीक है, उसका यूज करना, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली प्रोसेसेस हैं। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, एक डीएनए की वैक्सीन का डेवलप करना। या फिर करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, किसी जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी आ रही है, उसका केमिकल की वजह से कोई कमी है, तो उसे हम एक तरीके से उसको करेक्ट करना, उसे सही करना, ये सारे पार्ट बायोटेक्नोलॉजी के माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी अगर हम
इस टेक्निक को बोलेंगे भाई जिसके अंदर लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको ये सारी प्रोसेस बताई हैं, जीएमओ, टेस्ट ट्यूब बेबी, डीएनए को करेक्ट करवाना, डीएनए से वैक्सीन को डेवलप करवाना, ये सारी प्रोसेस भी किसके अंदर आएंगी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएंगी। तो ये सारी प्रोसेस आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे वर्क करती हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए वर्क करती है। उसने इन सभी व्यूज़ को देख करके, इन सारी चीज़ों को देख करके एक कॉमन डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। जो डेफिनेशन क्या है, इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू। उसने कुछ ट्रेडिशनल व्यू देखे जो पहले से टेक्नोलॉजी बेस पे वर्क हो रहे थे, वो व्यू देखे। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, जो आज के मॉलिक्यूल के बेस पे जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा, उन सारी चीज़ों को देखा। उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक डेफिनेशन दी, जो कि आपकी डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन मतलब नेचुरल साइंस को एकत्रित करके देखना और ऑर्गेनिज्म को देखना और उनके पार्ट का यूज करके या फिर उनके मॉलिक्यूल का एनालॉगस करके हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस तैयार करवा रहे हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं। मतलब कि ऑर्गेनिज्म को लिया या फिर उनके पार्ट को लिया या फिर उनके मॉलिक्यूल्स को लिया, इनको सारे को नेचुरल साइंस पे इंटीग्रेट किया, वहाँ से हम कोई प्रोडक्ट तैयार करवा रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज बनवा रहे हैं, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन जो दी है वो आपकी ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से ये प्रोसेस आई है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं उनके बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल्स, किन किन सिद्धांतों पे बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आपका, एमोंग मैनी द टू कोर टेक्निक दैट एनेबल्ड ब्रथ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो आज की बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर दो कोर मतलब दो टेक्निक के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो टेक्निक बनाई गई हैं, दो पार्ट में इनको रखा गया है। नंबर फर्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक से आपका नाम समझ में आ गया होगा भाई, जीन के बारे में कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं और ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, ये दोनों क्या है, केमिकल है। तो मतलब कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल के अल्टर करते हैं। अल्टर करने का मतलब जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जा रहा है। इस टेक्निक के द्वारा हम क्या काम करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करेंगे, उसे देखेंगे, उसको चेंज करेंगे। आइए आगे देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और फिर उसे क्या काम कराएंगे, हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। मतलब कि हमने एक जीन लिया, उस जीन को हमने उस जीन के अंदर कोई ना कोई उस जीन के केमिकल के अंदर हमने अल्टर किया। अल्टर का मतलब हो गया उसे चेंज किया। जैसे ही उसको चेंज करेंगे हम, तो चेंज करने के बाद में उसे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला, और अब देखेंगे हम जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप करेक्टर भी हमें चेंज होते हुए मिले। जैसे मैंने प्लांट वाला आपको बताया कि हमने क्या काम किया। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे। आपने फायर फ्लाई सबने देखा होगा। फायर फ्लाई वो है जो रात को जलने वाला एक मॉस्किटो जैसा एक मतलब इंसेक्ट है, रात को जलने वाला इंसेक्ट है, जिसे हम जुगनू बोलते हैं या फिर पटवीजना बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो उसकी बॉडी के अंदर कोई एक जीन ऐसा है जो कि उसे रात में जलाने का काम करवा है, उसमें लुब करवाने का काम करवा रहा है। ऐसा कोई उसके अंदर जीन है। तो हम क्या काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसके जीन को एक टैबिको प्लांट के अंदर फिट करवाया। इसके जीन को निकाल करके यहाँ से टैबिको प्लांट के अंदर इसके जीन को रखा, और टैबिको प्लांट के अंदर हमने देखा, टैबिको प्लांट के अंदर भी वो एक तरीके से हमें टैबिको प्लांट भी हमें थोड़ा थोड़ा जलता हुआ दिखाई दिया रात के समय में। तो ये रात के समय में ही हमको दिखाई देता जलता। तो हमने जब फायर फ्लाई के जीन को क्या किया,
उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज किया, किसके जीन के अंदर केमिकल चेंज कर दिया है, होस्ट के अंदर, मतलब फायर फ्लाई के अंदर कोई चेंज करके हमने टैबिको प्लांट में डाला, टैबिको प्लांट के अंदर वो अपने फिनोटाइप करेक्टर को शो कर रहा है। तो इसको हम जो इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आपकी है सेकंड वाली, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। मतलब कि केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, इसका जो सेकंड पॉइंट होता है वैसे आपका बायो प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको, बायो प्रोसेसिंग। तो बायो प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। सबसे पहले हमें देखने हैं माइक्रोब्स लेने हैं, इसके अंदर हम माइक्रोब्स को लेते हैं, और माइक्रोब्स कैसे लेते हैं, हमें कॉन्टामिनेटेड फ्री, मतलब डिजायर्ड माइक्रोब्स लेने हैं हमें। तो डिजायर्ड माइक्रोब्स लेने हैं और इस प्रोसेस के अंदर इनेबल करते हैं वो ग्रोथ कराने के लिए, वो केवल ग्रोथ कराने के लिए इनेबल करते हैं कौन से माइक्रोब्स को, डिजायर्ड माइक्रोब्स को। ठीक है, तो डिजायर्ड माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाएंगे एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर, और वहाँ से मैन्युफैक्चर करवाएंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को, एंटीबायोटिक्स को, वैक्सीन को और एंजाइम्स को। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, बायो प्रोसेसिंग के अंदर हमने माइक्रोब्स लिए, माइक्रोब्स को बड़े स्केल पर, बड़े एक तरीके से लार्ज क्वांटिटी में उनको ग्रो करवाया। कौन से माइक्रोब्स को, डिजायर्ड माइक्रोब्स को। डिजायर्ड का मतलब जो माइक्रोब्स अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे माइक्रोब नहीं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले, जो हमारे लिए कोई काम करेंगे, जो हमारे लिए एंजाइम बनवाने का काम करेंगे, जो हमारे लिए वैक्सीन बनवाने का काम करेंगे, और उनको बड़ी क्वांटिटी पे हम प्रोड्यूस करवाएंगे, बड़ी क्वांटिटी पे उन्हें मैन्युफैक्चर करवा के बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चर करवाएंगे, जैसे एंटीबायोटिक को मैन्युफैक्चर करवाना, वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करवाना, और वहाँ से एंजाइम्स को मैन्युफैक्चर करवाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं ये दोनों प्रोसेस, तो ये दोनों प्रोसेस आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करती हैं। तो यहाँ से अब देखते हैं हम इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं। तो टोटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपकी 6 प्रोसेस आती हैं। नंबर फर्स्ट होती है आपकी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमें जिसका भी जीन लेना है उसके डीएनए को आइसोलेट करेंगे। सेकेंड प्रोसेस होती है आपकी सेपरेशन ऑफ डीएनए, वहाँ से हमें जीन को सेपरेट करना होगा, कौन कौन से जीन हमारे पास में डिजायर्ड हैं, कौन से जीन हमारे पास में अनडिजायर्ड हैं। तो हमेशा हम क्या काम करेंगे, डिजायर्ड जीन को ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका नंबर थर्ड है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो डीएनए को हम रिकम्बिनेंट करेंगे, मतलब नॉन पेरेंटल डीएनए बनाएंगे, हम फॉरेन डीएनए को ऐड करवाएंगे उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका जीन क्लोनिंग, और फिर आपका जीन ट्रांसफ़र, और फिर होता है आपका एक होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये 6 प्रोसेस होती हैं टोटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिनके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता है। अब बट यहाँ पे हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियरिंग के बारे में। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग बट एक छोटे लेवल का काम है, और बायो प्रोसेसिंग पे हम बड़े प्रोडक्ट, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट तैयार करवा रहे हैं। तो जो बायो प्रोसेसिंग होता है आपका, उनके अंदर ये 6 के 6 स्टेप काम करते हैं। बट जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इनके अंदर आपका जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र और रिकम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए, फिर जीन क्लोनिंग, फिर जीन ट्रांसफ़र। ये 3 जो प्रोडक्ट हैं, एक तरीके से सॉरी, ये 3 जो प्रोसेस हैं वो वर्क करती हैं किस पे, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब आप आइए आगे बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या है, उस प्रिंसिपल को पूरा पढ़ते हैं क्या है उसके अंदर। तो यू प्रोबेबली एप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसके बारे में पहले से ही जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और ए सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, और कौन सा बेनिफिट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, किसका एडवांटेज ज़्यादा है, इसके बारे में आप पहले से ही जानते हो। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कम्बिनेशन of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population। तो आप जानते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, किसके लिए, वेरिएशन के लिए, मतलब डिफरेंट करेक्टर आने के लिए। जब डिफरेंट करेक्टर आएंगे तो वहाँ से यूनिक कम्बिनेशन बनेगा, जेनेटिक सेटअप का नया कम्बिनेशन बनेगा। जब नया कम्बिनेशन बनेगा तो वहाँ से नए नए एंजाइम, नए नए प्रोडक्ट वहाँ पे हम तैयार करवा सकते हैं।
और एक तरीके से हमारे एवोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। तो ये जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के लिए भी बेनिफिशियल होता है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेम रखता है, उसके अंदर वेरिएशन बहुत ही कम 0.01% हमें देखने को मिलती हैं। तो अपने एक तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही प्रिजर्व करके रखता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से जो परंपरागत हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर है प्लांट के अंदर यूज होता है, या फिर एनिमल की ब्रीडिंग, एनिमल को मेट कराने के लिए यूज होता है, वेरी ऑफ्टन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एलोंग द डिजायर्ड जीन। तो उसमें क्या होता है, उसमें अच्छे जीन के साथ में कुछ अनडिजायरेबल जीन भी हमें प्रोगेनी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बताया मैंने कि अगर हम एनिमल की नॉर्मल ब्रीडिंग करवाते हैं या फिर प्लांट की नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट की ब्रीडिंग करवाते हैं नॉर्मल उनके, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे अब हम चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी ब्रीड वाले प्लांट हम ले रहे हैं, तो बट वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो अनडिजायरेबल जीन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जब वहाँ से नई प्रोगेनी आएगी तो दोनों के अंदर के जो अनडिजायरेबल जीन भी होंगे वो भी इन्वॉल्व करेंगे किसके अंदर, डिजायर्ड जीन के साथ में न्यू प्रोगेनी के अंदर। जब वो इन्वॉल्व करेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ वो अनडिजायरेबल करेक्टर दिखाएंगे, मतलब कुछ बेकार करेक्टर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, परंतु जो टेक्निक होती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, जो कि क्या काम करवाता है, क्रिएट हुई है रिकम्बिनेंट डीएनए से, जीन क्लोनिंग से और जीन ट्रांसफ़र से, इन तीनों चीज़ों से वो निकल के आई है। ओवरकम दिस लिमिटेशंस एंड अलाउ टू आइसोलेट, और इसको लिमिटेशन को हम देखते हैं जो आइसोलेट करते हैं, उसके बाद में हम उसे उसका मतलब वहाँ से आइसोलेट करके एक तरीके से डिजायरेबल जीन बनाते हैं, और डिजायरेबल जीन बना के उसे एक डिजायरेबल जीन करके उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिना अनडिजायरेबल जीन के साथ में किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म पर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जेनेटिक ट्रांसफ़र, इन तीनों टेक्नोलॉजी के बेस पे हम क्या काम कर रहे हैं, डिजायरेबल जीन का एक सेट तैयार करवा रहे हैं और उसे बिना अनडिजायरेबल जीन के उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म पर। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में। तो रिकम्बिनेंट डीएनए आपका कौन सा होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए में हम क्या काम करेंगे, मान लो हमारे पास में एक ये हमारे पास में डीएनए है, ठीक है, तो हमारे पास में अब इस डीएनए के अंदर हमें क्या काम करवाना, नया डीएनए फिट करवाना। तो हमने एक ये हमने क्या लिया, ये हमने एक तरीके से डीएनए लिया, इस डीएनए को यहाँ से कट किया, इस डीएनए को यहाँ से कट करने के बाद में इसके अंदर यहाँ पे एक नया डीएनए फिट करवा दिया, इसको तो निकाल दिया, इसको यहाँ पे इसके पास में नया डीएनए फिट करवा दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, दो का जीन हमें मिक्स मिला, एक तो हमारे पास में जो पहला वाला था, एक हमारे पास में ये वाला आ गया, तो ये नॉन पेरेंटल डीएनए हो गया, ठीक है, या फिर मिक्सचर डीएनए हो गया। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट हुआ, मतलब किसी दो का कॉम्बिनेशन होकर नया डीएनए तैयार करवाया, तो इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कैसे बनाया जाता है, वो आगे हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। दूसरा आपका है जीन क्लोनिंग। अब हमारा जो यहाँ पे जो डीएनए बन के आया, हमारा जो यहाँ पे एक डीएनए बन के आया, आपका ये डीएनए जो बन के आया, इस डीएनए के अंदर हमने देखा, इस डीएनए के अंदर हमने देखा कि ये वाला भी हमारा इसके साथ में है, ये वाला भी हमारा इसके साथ में है, ऐसे करके। तो क्या काम करेगा, जीन क्लोनिंग का मतलब मल्टीपल कॉपीज। जब ये वाला जीन मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, जब ये वाला अपना मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ये वाला अदर, तो इसके अंदर जो फॉरेन डीएनए था, ये वाला आपका जो फॉरेन डीएनए है इसके अंदर,
ये वाला फॉरेन डीएनए, तो इसकी भी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। तो ये भी डीएनए आपको मल्टीपल कॉपीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास में एक जीन जो एक जो हमारे पास में जो जीन बन रहा है उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज भी साथ साथ में आ रही हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए की कंप्लीट मल्टीपल कॉपीज कराना, उसे हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। जीन ट्रांसफर का मतलब अब हमने जो ये जीन लिया है, ये जो अपना नया रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनवाया है, इस डीएनए का हम कहीं ना कहीं पे यूज करेंगे। तो उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से उसको ट्रांसफर करवा रहे हैं, उस प्रोसेस के बारे में हम जीन ट्रांसफर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमने आप जानते हो कि एक जो फेट है डीएनए का, जो एक पीस होता है उसके बारे में, विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से हम उसको, कौन सा तरीका है, कैसे उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर। एलियन का मतलब भाई हमारे पास में ये एक डीएनए हो गया, ये मान लो हम किसी इंसेक्ट का डीएनए मान लेते हैं, या फिर सॉरी वायरस का डीएनए मान लेते हैं। इस वायरस के डीएनए को हम किसी इंसेक्ट के अंदर पहुंचाएंगे। ये हमारे पास में इंसेक्ट है, तो इस इंसेक्ट के अंदर हम पहुंचाएंगे, तो ये एक तरीके से इसके लिए एलियन डीएनए हो गया। तो जो वायरस का जो डीएनए होगा, इसे हम एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए, बाहर वाला डीएनए। तो इस एलियन डीएनए को हम किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, वो बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोगेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो पीस ऑफ डीएनए है, जो डीएनए का पीस है, वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा खुद। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली इसको डालेंगे तो इसके अंदर वो खुद मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा प्रोगेनी सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जब इस इंसेक्ट की प्रोगेनी आएगी, तो मान लो ये वायरस वाला या फिर ये बैक्टीरिया या वायरस जिसका भी डीएनए था, वो अपनी मल्टीपल कॉपीज अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। बट वेन इट गेट इंटीग्रेट इनटू द जीनोम ऑफ रिसिपिएंट, परंतु जब ये इंसेक्ट क्या काम कर लेगा, इसके डीएनए को रिसिपिएंट कर लेगा, इसके डीएनए को रिसीव कर लेगा, तब ये क्या काम करेगा, इसके डीएनए को रिसीव करने के बाद में ये इसके डीएनए को रिसीव करने के बाद में ये क्या काम करेगा, यहाँ से अपने साथ में जब ये इंसेक्ट अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, तो ये डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज के साथ में अब इस वायरस का जो डीएनए होगा वो भी मल्टीपल कॉपीज ही बनाने लगेगा। तो ये भी इसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर आके मल्टीपल कॉपीज बनवाएगा, तो इसकी प्रोगेनी के अंदर जो मल्टीपल कॉपीज आगे जाएंगी। तो इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड एलोंग विद द होस्ट डीएनए, तो वो होस्ट डीएनए के साथ में मल्टीप्लाई करने लगता है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोजोम। क्यों करने लगता है, क्योंकि अब जो एलियन का जो पीस था, जो एलियन वाला पीस था, वो एक तरीके से इस इंसेक्ट का वो पार्ट बन चुका है। ठीक है, इस इंसेक्ट के क्रोमोजोम का पार्ट बन चुका है। जब इसका क्रोमोजोम खुद एक तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका जीन भी मल्टीप्लाई करेगा आगे जाके, विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लीकेट, तो उसके पास में भी अपने रेप्लीकेट करने की एबिलिटी हो जाती है। रेप्लीकेट का मतलब होता है डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपीज बनाना, मतलब डीएनए से डीएनए बनना, उसे हम रेप्लीकेट बोलेंगे। तो इन एक क्रोमोजोम के अंदर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। मतलब डीएनए के अंदर हमारे पास में एक डीएनए हो गया, हमारे पास में ये डीएनए है, देखो यहाँ पे हमारे पास में ये डीएनए है। तो ये डीएनए, इसके पास में यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ से ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ से ये एक से दो डीएनए बन गए, ये दो डीएनए बन गए एक से, तो रेप्लिकेट करना स्टार्ट हुआ, इस प्लेस से स्टार्ट हुआ रेप्लिकेशन करना। तो मान लो इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन कराने वाला ओरिजिन है। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जो कि एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराना, रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देयरफॉर, बल्कि फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, तो किसी एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इट नीड टू बी पार्ट ऑफ ए क्रोमोजोम, तो इसको एक क्रोमोजोम वाले पार्ट की ज़रूरत होती है।
विच हैज़ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल रहे हैं, जहाँ से वो रेप्लिकेशन करेगा। तो उस सीक्वेंस में हमें, उस सीक्वेंस के साथ में हमें, उस सीक्वेंस में हमें क्या चाहिए, एक क्रोमोजोम वाला पार्ट भी चाहिए जो कि आगे क्या काम करे, खुद रेप्लिकेट कर सके। नेक्स्ट है आपका 10 एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस एलियन डीएनए को हम एक ऐसे प्लेस पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले प्लेस पे एक तरीके से सेट करवाएंगे, वहाँ पे उसे पुट करवाएंगे। तो सो दैट द एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, ताकि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो खुद रेप्लिकेट कर सके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, खुद अपने एक तरीके से अपना नया क्रोमोजोम खुद अपनी डीएनए को बढ़ाता रहे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। दिस कैन ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज एंड टेम्पलेट डीएनए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्लोनिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बताया टोटल रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना, तो डीएनए की जो सारी मल्टीपल कॉपीज बन रही है उसे हम क्लोनिंग का नाम दे रहे हैं। तो ये आपकी क्लोनिंग है, जो कि टेम्पलेट डीएनए का मतलब पेरेंटल डीएनए की बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बनवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेट अस नाउ फोकस ऑन फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल तो यहाँ पे अब देखेंगे हम आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, जिस पे हम फोकस करेंगे और उसके बारे में पहले तेजी से बात करते हैं वो किस तरीके से आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल बन के आया। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद ए नेटिव प्लाज्मिड। तो आप यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आपका फर्स्ट रिकम्बिनेंट जो कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, तो ये कैसे बन के आया, प्लाज्मिड पे वर्क हो रहा था। ठीक है, प्लाज्मिड में क्या काम कर रहे थे, प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। प्लाज्मिड क्या, सबसे पहले बात करेंगे वायरस के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है, ये एक सर्कुलर डीएनए है। और जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपना क्रोमोजोम है न्यूक्लियस के अंदर, ये उससे अलग है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर टोटल क्रोमोजोम है तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। इसके अंदर ये क्या होता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। इसके पास में कुछ ऐसे जीन होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिन पे कोई भी एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जो वर्क चल रहा था उसके लिए प्लाज्मिड पे काम कर रहे थे। तो प्लाज्मिड को एक तरीके से वहाँ पे डीएनए को इमर्ज करा रहे थे फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग, तो उसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को एक तरीके से हटाने का काम कर रहे थे वहाँ से। तो ऑटोन्यूमियसली रेप्लिकेट, तो ये डीएनए क्या काम करता है, ये खुद भी रेप्लिकेट करता है। मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा कि क्रोमोजोम जो है आपका, जो न्यूक्लियस वाला क्रोमोजोम है या फिर न्यूक्लियस वाला डीएनए वो रेप्लिकेट कर रहा, मैं तभी रेप्लिकेट करूँ। बैक्टीरिया वायरस के अंदर, वायरस के अंदर मोस्टली सभी के अंदर देखने को मिलेगा, बैक्टीरियाज के कुछ के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो उनके अंदर ये खुद रेप्लिकेट करता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, जैसे कि एक आपका साल्मोनीला टाइफिमेरियम, उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को निकाला गया था। तो इस पे जो वर्क कर रहे थे आपके स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दोनों ने 1972 के अंदर इस पे वर्क कर रहे थे। और ये क्या काम कर रहे थे, प्लाज्मिड के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट कर रहे थे। ठीक है, प्लाज्मिड वाले डीएनए के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट कर रहे थे प्लाज्मिड से, विच वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ताकि जो रेस्पॉन्सिबल जो होगा, जो भी अपना ये वर्क कर रहे थे, उनमें जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो आगे के लिए कहीं पे रेस्पॉन्स ना कर पाए। ठीक है, तो द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद डिस्कवरी सो कॉल्ड। तो वहाँ से जो डीएनए की एक स्पेसिफिक, एक विशेष लोकेशन से, एक विशेष जगह से जो कट किया गया डीएनए को, और वहाँ से एक डिस्कवरी हुई, एक पॉसिबल एक काम होता हुआ दिखाई दिया, जिस डिस्कवरी को क्या बोला, मॉलिक्यूलर सीजर। तो इन्होंने देखा कि भाई मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो सीजर का मतलब कैंची, एक मॉलिक्यूल्स का जिसने यूज किया था इन्होंने,
वो एक सीजर के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने प्लाज्मिड के डीएनए को कट करवाने में हेल्प किया। तो उस मॉलिक्यूलर सीजर का जो नाम है वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो एंजाइम्स होते हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन का मतलब है एक लिमिटेड नंबर में, एक स्पेसिफिक, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ये एंजाइम उसको कट करवा रहे थे प्लाज्मिड को। आगे, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज दैट लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। जो कट पीस ऑफ डीएनए का था वो प्लाज्मिड के अंदर हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या काम किया, यहाँ से किसी भी का भी डीएनए को कट कर सकते हैं हम। यहाँ से डीएनए को कट किया, ये प्लाज्मिड का डीएनए, प्लाज्मिड के डीएनए को यहाँ से कट किया, इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कट करा दिया, ठीक है। अब इसको, अब इस डीएनए को यहाँ पे पुट करवा दिया, इस डीएनए को यहाँ पे पुट करवाने के बाद में यहाँ पे, तो यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पे पुट करवाया, तो ये लिखा हुआ दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। तो प्लाज्मिड डीएनए जो होगा वो एक वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। वेक्टर की तरह एक्ट करेगा। वेक्टर की तरह एक्ट क्या करेगा? अब इस प्लाज्मिड डीएनए को हम किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर डालेंगे तो ये प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है भाई? खुद रेप्लिकेट कर सकता है। जब ये प्लाज्मिड डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो हमने जो ये वाला करेक्टर अपना लिया था, ये वाला जो हमने डिजायरेबल जीन लिया था, तो ये भी रेप्लिकेट करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यू प्रोबेबल नो द मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसफर टू मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो मॉस्किटो जो होता है, फीमेल जो मॉस्किटो है आपका, जो कि को एक इंसेक्ट वेक्टर होता है जो कि क्या काम करता है? प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम क्या? मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कराने का काम करता है, ठीक है। वो एक प्लेस, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में उसको इस तरीके से ट्रांसफर कराने का काम करता है। तो वो क्या वेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो प्लाज्मिड है आपका, यहाँ पे जो प्लाज्मिड है आपका, वो भी एक वेक्टर की तरह वर्क करेगा। वो क्या काम करेगा? हमारे इस जीन को किसी भी जिसके अंदर, जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसे पहुँचा रहे हैं उसके अंदर एक तरीके से एक्ट करने में काम करवाएगा, उसे पहुँचवाने में काम करवाएगा, ठीक है, उसे ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करवाएगा। इन द सेम वे, तो ऐसे ही प्लाज्मिड भी हमारा एक वेक्टर की तरह काम करता है, जो कि एलियन पीस ऑफ डीएनए को, जो हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए लिया होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको पहुंचवाने का, उसको ट्रांसफर करवाने का काम करवाएगा। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल टू विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में, मतलब ये जीन हमने इस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में यहाँ पे जो पुट करवाया है, तो वो जो पुट करवाया उसको यहाँ पे एक जोड़ने का भी काम करता है, और जो जोड़ने का, जो लिंक करवाने का काम करवाया जाता है वो एक एंजाइम के द्वारा करवाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के दोनों स्मॉल फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनको ऐड करवाने का काम करेगा। विच कट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंट द देयर एंड, जो जहाँ से डीएनए मॉलिक्यूल जिस एंड से कटे हुए हैं, तो डीएनए लाइगेज उनको ज्वाइन करवाने का काम करवाएगा, उनको मिलाएगा। दिस मेक ए न्यू कम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंटर ऑटोनोमियसली रेप्लिकेशन डीएनए। तो अब इस रेप्लिकेशन डीएनए के अंदर हम देखेंगे, इस डीएनए के अंदर हम देखेंगे, तो इस डीएनए के अंदर अब न्यू कम्बिनेशन मिल गया हमें। एक तो एलियन पीस ऑफ डीएनए का मिलेगा, एक हमारे पास पहले से ही प्लाज्मिड का था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही नाम लिख रहा ऑटोनोमियसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, मतलब कि ये जो प्लाज्मिड है ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है, खुद अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, ठीक है। क्रिएटेड इन विट्रो एज नोन एज द रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो क्रिएट करके जो यहाँ से नया डीएनए जो बन के आया है, उसे हम जो नाम दे रहे हैं वो रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, तो इसको हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनीला, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ये साल्मोनीला बैक्टीरिया के क्लोजली रिलेटेड है। इट कोड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। तो अब ये क्या काम करेगा? ये जो प्लाज्मिड है ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और वहाँ पे जाकर के बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनवाने का काम करवाएगा। तो ई कोलाई के अंदर जाएगा ये, और वहाँ पे, क्योंकि पहले ही बताया प्लाज्मिड खुद मल्टीपल कॉपीज बनवाएगा, जब प्लाज्मिड खुद मल्टीपल कॉपीज बनवाएगा तो हमारा जो ये एलियन पीस ऑफ डीएनए था इसकी मल्टीपल कॉपीज भी बनेंगी उनके अंदर जा करके, ठीक है।
तो पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से वो अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज क्लोनिंग। तो जो एबिलिटी होती है, ये बार बार आ गया, दोबारा आ गया, तो मल्टीप्लाई जो कॉपीज बनती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ई कोलाई के अंदर, उसे हम क्लोनिंग नाम देंगे। ठीक है, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, कि ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बहुत सारी कॉपीज बन रही हैं, क्लोनिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यू कैन हेंस इनफर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जेनेटिकली मॉडिफाई जो ऑर्गेनिज्म हमने देखा, ये आपका 3 स्टेप में काम हो रहा है। नंबर फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जो भी हम डीएनए ले रहे हैं, उनके अंदर से हम डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, डिजायरेबल जीन को पहचानने का काम करेंगे। नंबर सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब जो हमने डिजायरेबल जीन लिया, उसको रिकम्बिनेंट डीएनए करवाने के बाद में उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नंबर थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट। होस्ट के अंदर जो हमने इंट्रोड्यूस डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, जो डीएनए को ट्रांसफ़र किया, उसे मेंटेनेंस करना है। उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल पीएच वगैरह वो सारा प्रोवाइड करना है। ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोगेनी, ताकि वो जो डीएनए जो हमारा वाला है वो उसकी प्रोगेनी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। मान लो हमारे पास में ये इकोलाई बैक्टीरिया, तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, मैं अलग कलर का बना दिया, ये प्लाज्मिड डीएनए हो गया। ठीक है, जब ये इकोलाई बैक्टीरिया अपनी प्रोगेनी बनाएगा, तो ये प्लाज्मिड भी अपनी क्या काम करेगा, प्लाज्मिड भी अपनी अपना अलग अलग डीएनए बनवाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्लाज्मिड है वो बहुत सारा हमें देखने को मिलेगा उनकी प्रोगेनी के अंदर। तो ये सारा काम, ये केवल एक तरीके से इंट्रोडक्शन बेस पे बताया गया है। बायोटेक्नोलॉजी का ये इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर ये काम होता है। प्लाज्मिड का यूज करते हैं वेक्टर के रूप में। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट, आपको आगे का जो पार्ट जो देखने को मिलेगा वो टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, सेकंड पार्ट में आपको इस टॉपिक को देखने को मिलेगा। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट भी करें।